हेलो नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 19 मार्च है आज और द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। आज फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की चर्चा। रीजनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, IOR मतलब कि सागर परियोजना वगैरह से, ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स। पहला है ईसी ट्रांसफर 6 होम सेक्रेटरीज बंगाल DGP। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, जब भी चुनाव का टाइम है, आचार संहिता लग गया है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत सारा देखा हुआ है। तो इलेक्शन जो लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं उसके पर्सपेक्ट में क्या किया है, जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने, राजीव कुमार जी ने अभी क्या कर दिया है, 6 जो होम सेक्रेटरीज थे उनका तबादला कर दिया है। मतलब कि IPS वगैरह जो थे और सचिव वगैरह थे उनको क्या कर दिया है, 6 अलग अलग स्टेट के सचिव को क्या कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया या उनको हटा दिया गया है। अभी फिलहाल उनको चुनाव की ड्यूटी से दूर रखा गया है। पूरा मुद्दा क्या है उसको देखेंगे। कुछ इसमें से ऐसे सेक्रेटरीज हैं या DGP वगैरह हैं, जैसे बंगाल के जो DGP हैं उन पे भ्रष्टाचार वगैरह के आरोप लगते रहे हैं। तो अब पूरा मुद्दा क्या है उसको हम देखेंगे, और क्या इलेक्शन कमिश्नर को ये पावर है कि वो इस तरीके के प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं। तो पॉलिटी से रिलेटेड एक हम मुद्दा भी देख लेंगे। साथ के साथ में दूसरा हेडलाइन क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज अर्जेंट हियरिंग ऑन इंडस्ट्रियल बॉडीज प्ली। देखिए चुनाव बॉन्ड से रिलेटेड है, लेकिन आज कुछ अलग इसके बारे में हमें देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। इसमें क्या है, एक तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इलेक्शन जो बॉन्ड है, इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, उसकी पूरी जानकारी SBI को साझा करनी थी इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे। और वहाँ से क्या हुआ कि कुछ जो फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, और उन सब के नाम उजागर हुए। इनसे पता चल गया कि किस कंपनी ने, किस व्यक्ति ने क्या किया है, कितना चंदा दिया है। तो उससे रिलेटेड क्या है, इसके अगेंस्ट में जो कंपनियां हैं, जैसे कि FICCI और CII कॉम्पिटिशन ऑफ जो एसोसिएशन होते हैं, उन्होंने क्या किया है, इसके बारे में कंसर्न रेज किया है कि किसी व्यक्ति की पर्सनल डिटेल, जिसको उसने किसको भी चंदा दिया है, वो उसका व्यक्तिगत मामला है, इस तरीके से सार्वजनिक करना सही नहीं है। तो एक अलग एंगल मिलने वाला है आज इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, उसको बहुत अच्छे से हम देखेंगे। साथ के साथ तीसरा हाईलाइट क्या है, वायलेंस, होमलेसनेस एंड वुमेन्स मेंटल हेल्थ। यही मैं आर्टिकल है जिसके बारे में बात कर रही थी कि इस आर्टिकल में वुमेन के जो घरेलू हिंसा और उनके मेंटल हेल्थ पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे रिलेटेड कुछ एक आंकड़े दिए गए हैं, कुछ केस स्टडी दी गई है। तो बहुत अच्छे से हम इसको देखेंगे। ये आपके GS पेपर 1 सोशल जस्टिस वाला जो GS पेपर 2 है उस टॉपिक से, और GS पेपर 1 में सोसाइटी वाले टॉपिक से आपको रिलेट करके पढ़ना है। बहुत अच्छे डाटा यहाँ से आपको मिलेंगे। अगला हाईलाइट क्या है, तमिलिसाई रिजाइंस एज गवर्नर एंड LG टू कॉन्टेस्ट लोकसभा। एक नया मुद्दा आ गया है, बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा आ गया है। अभी फिलहाल जो तेलंगाना की राज्यपाल हैं तमिलिसाई जी, उन्होंने क्या किया है, अपने पद से रिजाइन कर दिया है, राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो ये कितना हद तक कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है कि एक राज्यपाल को अपनी जो नॉन एक्टिव, राज्यपाल बनने के बाद आप सक्रिय राजनीति से दूर हो जाते हैं, तो अब आप एक राज्यपाल बन गए, उसके बाद वापस से पद से इस्तीफा दे करके वापस से सक्रिय राजनीति में आना कितना सही है, कितना गलत है, उसके बारे में ये न्यूज़ है। थोड़ा हम सरकारिया आयोग की रिपोर्ट भी देखेंगे कि सरकारिया आयोग ने क्या रिकमेंड किया था केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड। तो यहाँ से बहुत अच्छा एक क्या है, आपका PT के लिए भी फैक्ट तैयार हो जाएगा, और साथ के साथ मेंस के लिए बहुत अच्छे पॉइंट भी मिलेंगे इसमें। अगला है, ऑल आइज आर नाउ ऑन द इंडियन ओशन रीजन। देखिए इस आर्टिकल में जो इंडिया के रिस्पेक्ट में बातें की गई है कि जो इंडियन ओशन का रीजन है, जो हिंद महासागर का जो पूरा क्षेत्र है, वो भारत के लिए, साथ के साथ उनके आसपास के देशों के लिए भी जो है व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है। तो उसके बारे में दिया गया है कि अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इंडिया का। उसके कई पड़ोसी हैं जो प्रो चाइना हो गए हैं, चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया है उनका। तो कैसे इस हिंद महासागर वाले क्षेत्र में इंडिया बैलेंस बना सकता है, उसके रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे हम। अगला जो है आर्टिकल वो है VSSC, इसरो डेवलप्ड मल्टीपर्पस ऐप सखी करके एक मल्टीपर्पस ऐप बनाया गया है, और ये गगनयान में जो लोग जाने वाले हैं, जो हमारे क्रू मेंबर्स जाने वाले हैं, उनको हेल्प करने के लिए, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये सखी ऐप बनाया गया है। तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड ये छोटी सी न्यूज़ है, उसको हम देख लेंगे। साथ के साथ गगनयान क्या है उसका भी थोड़ा एक क्विक रिवीजन ले लेंगे। अगला टॉपिक है हमारा, वैक्सीन फॉर डेंगू में बी आउट इन मार्केट मिड 2026। ये बोला गया है इस आर्टिकल में कि जो डेंगू के लिए जो भी वैक्सीन है वो लगभग
2026 तक क्या होगी, मार्केट में आ जाएगी। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है कि हर साल जो है जब भी बारिश का सीज़न आता है या साल भर में डेंगू से मौत बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में, तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। वैक्सीन आ जाएगी लगभग 2026 तक। अगला आर्टिकल क्या है, पुतिन एक्सटेंड रूल आफ्टर टेकिंग द लैंडस्लाइड विक्ट्री। अब रशिया में चुनाव एक तरीके का मजाक ही होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो पुतिन हैं उनके अगेंस्ट में जो 2 लोग खड़े हुए थे वे भी उन्हीं के द्वारा खड़े किए गए लोग होते हैं। अब 3 मेंबर्स को खड़ा कर दिया गया जो एक ही पार्टी के हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जनता को बोल दिया गया कि इनमें से चुन लो। अब इनमें से क्या है, पुतिन को हाईएस्ट वोट मिले हैं, लगभग 88% अराउंड समथिंग ऐसे वोट मिले हैं। तो रशिया का चुनाव मजाक है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पुतिन ने जो बोला वो मजाक नहीं है। तो उसको देखेंगे कि क्या उन्होंने धमकी दी है विश्व को, तृतीय विश्व युद्ध से रिलेटेड, 3rd वर्ल्ड वॉर की धमकी दे डाली है पुतिन जी ने। तो उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। उसके पहले जो भी हमारे नॉन सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे ही आगे अपनी क्लासेस कंटिन्यू करिए। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। क्या है न्यूज़, इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर 6 होम सेक्रेटरीज, बंगाल के डीजीपी भी इसमें शामिल हैं। तो क्या किया गया है, अभी इलेक्शन कमीशन जो है उसने क्या किया है, जो 6 होम सेक्रेटरीज हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। उसमें गुजरात के हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल एक अपोजिशन पार्टी के मामले में, कहीं से भी चुनाव आयोग नहीं चाहती कि पारदर्शिता का कोई मुद्दा उठे और फिर से चुनाव पे कोई सवाल उठे। इसलिए चुनाव आयोग ने क्या किया है, जिन जिन राज्यों में सस्पिशियस उनको लगे हैं ऑफिसर्स अधिकारी, उनको उन्होंने क्या किया है, पद से हटा दिया है। तो गुजरात में हटाया गया है, वेस्ट बंगाल, यूपी, झारखंड से भी हटाया गया है, बिहार से भी हटाया गया है। मतलब इन 5-6 राज्यों से ऐसे जो अधिकारियों को हटा दिया गया है पद से, जो कभी ना कभी चर्चा में रहे हैं, जिनके ऊपर कोई आरोप लगा है। जैसे बंगाल के डीजीपी हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये पूरी चुनावी पारदर्शिता को बनाने के लिए ये काम किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो तबादले वाली चीज़ें हैं वो तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये कैसा मुद्दा है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर रही है। क्या उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दे? तो जी हाँ, बिल्कुल अथॉरिटी है। किस चीज़ की वजह से इनको ये पावर मिली है? आचार संहिता की वजह से। आचार संहिता का मतलब ही यही है कि अगर चुनाव होने से पहले आचार संहिता लग गई है, मतलब कि उस राज्य में जो प्रशासनिक चीज़ें हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंदर आ जाती है। मतलब इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार हो जाता है कि वो उस राज्य में प्रशासनिक जो भी चीज़ें हैं वो बदलाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आचार संहिता लग चुकी है। अब जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो क्या है, थोड़े से उनकी पावर कम हो गई है। तो अब ये पूरा मामला चला गया है इलेक्शन कमीशन के हाथ में। हमने जब उस 2-3 दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर वाला पूरा पॉलिटी से चैप्टर रिवाइज किया था, तो उसमें मैंने 3 तरीके के इलेक्शन कमीशन के शक्तियां और कार्य बताए थे। वो कौन कौन से थे देखिए यहाँ पर, एक प्रशासनिक था, दूसरा सलाहकारी था, तीसरा अर्ध न्यायिक था। तो जब मैंने ये पूरा टॉपिक पढ़ाया था तो मैं आर्टिकल 324, ये चुनाव आयोग उनके कैसे नियुक्ति, मतलब उसकी स्थापना और साथ के साथ में उनकी शक्तियां और कार्य के लिए ये आयोग इस आर्टिकल के तहत शक्तियां प्राप्त करता है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो चुनाव आयोग ने क्या किया है, आर्टिकल 324 का यूज़ करते हुए और अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभी फिलहाल 6 जो होम सेक्रेटरीज हैं उनको क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक टॉपिक लिखा हुआ है इसी का यूज़ करते हुए उन्होंने क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। इसके अलावा सलाहकारी शक्तियाँ भी हैं जो टाइम टाइम पे अगर राष्ट्रपति मांगे तो उनको देनी पड़ती है। अर्धन्यायिक शक्तियाँ मैंने बताया था, अर्धन्यायिक शक्ति कहने का क्या मतलब है कि कुछ मामलों में चुनाव आयोग जो है वो सज़ा भी दे सकती है, अवमानना वगैरह होने पर या किसी तरीके की गड़बड़ी होने पर। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है। ये एक टॉपिक था आपके पॉलिटी से रिलेटेड, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जाननी जरूरी थी। अब ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखिए, ये कौन है, तमिली साई जी हैं। कहाँ की ये गवर्नर हैं? तो ये तेलंगाना की गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये तेलंगाना की गवर्नर है, साथ के साथ में पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ की ये क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। मैंने इसको बताया हुआ है कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे जो राज्यपाल होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ प्रशासक काम करते हैं। तो ये वर्तमान में तेलंगाना की गवर्नर थी और साथ के साथ में ये पुदुचेरी की क्या थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। ये तमिली साई जी हैं जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है और क्या किया है,
इन्होंने अपने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों? क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव लड़ने हैं। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने क्या किया है, अपना इस्तीफा भेज दिया है और ये चाहती हैं कि ये तमिलनाडु से क्या करें, चुनाव लड़ें। तमिलनाडु इनका क्षेत्र है, तो ये चाहती हैं कि तमिलनाडु से ये चुनाव लड़ें और ये इस बार लड़ेंगे भी और शायद जीतेंगे भी, क्योंकि बीजेपी की पार्टी से आ रही हैं तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो ये तमिली साई है। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, ये तो हमने जान लिया कि ये कहाँ की गवर्नर है, तेलंगाना की गवर्नर है, क्या पूरा मुद्दा है, ये सारी चीज़ें। अब जब ये मुद्दा उठेगा तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें और कॉन्स्टिट्यूशनल विवाद शुरू होंगे कि क्या इस तरीके से ये सही है कि कोई राज्यपाल अपना इतना बड़ा पद छोड़ करके और वो फिर से सक्रिय राजनीति में लौटे। क्योंकि जब भी राज्यपाल बनाया जाता है, पद की नियुक्ति या शपथ दिलाई जाती है, तब ये बात बोली जाती है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राज्यपाल को काम करना है। क्यों? क्योंकि वो एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, मुखिया की तरह है। वो भले वास्तविक ना हो लेकिन मुखिया तो है। तो एक बहुत ही बड़े पद पे बैठने के बाद वापस से सक्रिय राजनीति में आना, ये कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, तो इसके बारे में है। और जब ये मुद्दा उठेगा तो राज्यपाल का मुद्दा जब उठता है तो राज्यपाल के मुद्दे से संबंधित केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सरकारी आयोग की रिपोर्ट बहुत ही हाईलाइटेड है और ये आपसे कई बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है, तो सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें उन्होंने राज्यपाल के लिए कुछ चीज़ें बोली थी, कुछ अनुशंसाएं की थी। उन्होंने कुछ कैटेगरीज बताई थी और बोला था कि कुछ साल तक तो राज्यपाल को एक तो क्या करना चाहिए, जब उनका पद से उनके अगर सेवानिवृत्ति होती है या उनका टेन्योर पूरा हो जाता है तो उनको अपर पोस्ट पे ही भेजा जाना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, ये बनना चाहिए, ना कि उनको किसी लोअर पोस्ट पे या वापस से किसी राजनीति वगैरह में जाना चाहिए। तो ये सरकारी आयोग की रिकमेंडेशन थी, लेकिन माना तो नहीं गया था। तो यहाँ पर हम सरकारी आयोग की रिकमेंडेशंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे ये प्रश्न बन जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सरकारी आयोग का आया कब था। ये केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित था और ये 1983 में आया था। तो 1983 में जब सरकारी आयोग आया था तो उसने क्या बोला था कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी विवाद हो रहे हैं उसका सल्यूशन क्या है। केंद्र राज्यों के बीच में विवाद कब होता है, यही वाली चीज़ें होती हैं जो संघवाद की राजनीति के ऊपर में मुद्दा उठता है, साथ के साथ में पृथक्करण के सिद्धांत के ऊपर मुद्दा उठता है कि केंद्र क्या करती है राज्यपाल के मामले में या राज्यपाल के माध्यम से राज्यों के ऊपर एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो उन्होंने कुछ अनुशंसाएं की थी और राज्यपाल से संबंधित सरकारी आयोग ने क्या सिफारिशें की थी, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आप अगर आंसर राइटिंग में कोट करेंगे तो यहाँ से बहुत फायदा मिलेगा। साथ के साथ में कई बारी पीटी में भी सरकारी आयोग की 1-2 रिकमेंडेशंस पूछ लिया जाता है। तो पहला उन्होंने क्या रिकमेंड किया राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड, कि राज्यपाल की नियुक्ति एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है, अभी फिलहाल क्या होता है कि राज्यपाल को केंद्र के जो लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, अपॉइंट कर देते हैं और फिर राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है उनकी नियुक्ति पर और वो किसी भी राज्य के राज्यपाल बन जाते हैं। लेकिन सरकारी आयोग ने बोला कि एक पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए, एक रूल होना चाहिए जिसके तहत राज्यपालों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने क्या बोला कि नियुक्ति में मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को शामिल करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको शामिल ही नहीं किया गया। अभी तक भी इनकी अनुशंसाओं को माना नहीं गया। क्यों? क्योंकि वही केंद्र चाहती है कि उनकी अथॉरिटी हो। इन्होंने बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन दिया कि मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा अध्यक्ष को उस नियुक्ति पैनल में शामिल करना चाहिए जिस राज्य में उस राज्यपाल को भेजा जा रहा है। अगर हम इनसे परमिशन ले लेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में कोई टसल ही नहीं होगा और फिर पूरी जो पॉलिटिक्स है या जो पूरी व्यवस्था है वो बहुत ही स्मूथली चलेगी, तो कोई भी डिटरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो ये यही बात थी कि मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा अध्यक्ष को नियुक्ति पैनल में शामिल किया जाना चाहिए जब राज्यपाल की नियुक्ति हो। साथ के साथ राज्यपाल की शक्तियों से रिलेटेड सरकारी आयोग ने कुछ रिकमेंड किया था। क्या बोला था कि राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति का उपयोग केवल संवैधानिक संकट आने की स्थिति में ही किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मनचाहा राज्यपाल को ऐसा लगा, जैसे होता है कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, स्टेट में आ गई कांग्रेस, है ना, तो क्या करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यपाल को बोल देंगी कि कुछ भी ऐसी तिगड़ में लगाओ और ये विधानसभा भंग कर दो, सरकार गिरा दो, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल केंद्र के इन्फ्लुएंस में आके काम करते हैं। तो सरकारी आयोग ने यह रिकमेंड किया कि विधानसभा भंग करने के लिए केवल संवैधानिक संकट हो तभी ही राज्यपाल को यह शक्ति देनी चाहिए कि वो किसी विधानसभा को भंग कर दे। अदरवाइज कोई भी ऐसा
छोटा मोटा इशू दे करके या छोटा मोटा रीजन दे करके विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद राज्यपाल को मंत्रिमंडल के गठन और विधानसभा के 17 की सिफारिश को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, जब भी देखिए कल हमने जो मुद्दा देखा उसमें क्या था कि जो एक मंत्री हैं उनको क्या है अपॉइंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन एन रवि जी हैं अपॉइंट करने से मना कर रहे हैं। तो यही पूरा मुद्दा है कि राज्यपाल को मंत्रिमंडल के गठन और विधानसभा के 17 की सिफारिशों को मानना चाहिए, अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद बोला कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध कैसे होने चाहिए, तो सरकारी आयोग ने बोला था कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच एक तालमेलपूर्ण और सहकारी संबंध होना चाहिए। देखिए जब सहकारी संघवाद की बात आती है तो यही चीज़ होती है कि केंद्र के बीच राज्य के बीच क्या हो, तालमेल हो, एक मिड पाथ लेकर चलें। तो यहाँ पर भी वही रिकमेंड किया गया कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, एक पॉलिटिकल बैलेंस होना चाहिए, एक अथॉरिटी या पावर के स्तर पर भी बैलेंस होना चाहिए कि उनके बीच कोई विवाद ना हो, दोनों मिल बांट के भाईचारे के साथ काम करें। मुख्यमंत्री को राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करने की शक्ति और अधिकार होने चाहिए। तो ये तो मेंशन ही है संविधान में कि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है राज्य सरकार का, और उसको ही क्या है राज्य के प्रमुख के रूप में अथॉरिटी देनी चाहिए, न कि राज्यपाल को बहुत ज़्यादा पावर दे देना चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशन सरकारी आयोग ने की। अब इसका आप यूज़ कहाँ करेंगे, जब आपसे रबर स्टैंप जैसी चीज़ें पूछी जाएं या ये पूछा जाए कि राज्यपाल की इन तरह की एक्टिविटीज़ क्या है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, संवैधानिक रूप से क्या ये सही है। अभी जो रिसेंट कल और आज में जो ये 2 मुद्दे हुए हैं इनसे आपसे प्रश्न मेंस में ज़रूर बनेगा, क्योंकि एक नए तरीके का मुद्दा है। एक तो एन रवि जी वाला मुद्दा, दूसरा क्या ये अपना तमिलिसाई जी वाला मुद्दा। तो इससे आपके प्रश्न बिल्कुल बनेंगे और राज्यपाल की संवैधानिकता पर, उनकी शक्तियों की संवैधानिकता पर प्रश्न उठाए जाएंगे। तो वहाँ पर आपको सरकारी आयोग की जो ये सारी अनुशंसाएं हैं उसको कोट करना चाहिए। बहुत ही अच्छा एक वैल्यू एडिशन होगा। अब विशेष अधिकार क्षेत्रों के बारे में भी सरकारी आयोग ने कुछ बात की थी। विशेष अधिकारों से संबंधित था कि केंद्र सरकार को राज्यों के विशेष अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी की बात की है, एक संघवाद का ढांचा मेंटेन करने की बात की है कि भाई केंद्र अपना काम करे और राज्य जो है वो क्या करे, अपना काम करे। कोई भी एक दूसरे के मामले में शक्तियों का बिल्कुल पृथक्करण हो जाए, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में होता है, बिल्कुल वैसा ही जो काम है वो यहाँ पर हो। केंद्र जो है राज्य के मामले में हस्तक्षेप ना करे और राज्य जो है वो केंद्र के मामले में इतना ज़्यादा टांग ना अड़ाए। मतलब कि ये क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, अपना अपना काम करने दो। अब आयोग की सिफारिशों का प्रभाव क्या हुआ, तो देखिए रिपोर्ट ने क्या किया, केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत बनने में बहुत पूर्ण भूमिका तो निभाई। इसमें क्या हुआ कि आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही राज्यपालों की नियुक्ति और उनकी शक्तियों के संबंध में कई क्या है संवैधानिक जो प्रोविजंस किए गए और संशोधन किए गए। ठीक है, और यही हमने देखा था कल, एक 7वां संविधान संशोधन देखा था। कब आया था वो, 1976 में, 1956 में। तो ये भी एक तरीके का मामला था। इसको भी ध्यान रखिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल की बात होती है तो ये आता है आपका संशोधन, इस संशोधन के द्वारा ही हुई थी। तो ये पूरे बात हुई कि जब सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, ऐसे तो ये रिपोर्ट 1883 में ये आयोग बना था, तो जब उन्होंने रिपोर्ट दी तो फिर ये सारी उनकी सिफारिशों को, कुछ को माना गया लेकिन कुछ को नहीं माना गया, जिसमें ये अभी भी बड़ा मुद्दा है कि राज्यपाल को पद त्याग करने के बाद उनको किस पद पर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। एक कूलिंग पीरियड वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, कि कम से कम किसी भी को सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी व्यक्ति को एटलीस्ट 2 साल तक तो क्या है किसी भी पद पर नहीं भेजना चाहिए। ये जो कूलिंग पीरियड वाली चीज़ है, इन अनुशंसाओं को अभी तक भी शामिल नहीं किया गया है। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, एक न्यूज़ हमने उठाई। देखिए जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको पता होता है कि इस न्यूज़ से क्या आपके लिए बन सकता है प्रश्न। और वही मेरा काम होता है, जब भी कोई भी न्यूज़ आती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो साइंस बेस्ड हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, तो मेरा काम यही होता है कि मैं वहाँ से आपको मेंस के लिए चाहे पीटी के लिए क्या एक वैल्यू एडिशन दे सकूं। तो ये तमिलिसाई वाला जो भी पूरा रिपोर्ट था, वहाँ से सरकारी आयोग की रिपोर्ट, केंद्र राज्य संबंध, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में प्रश्न आपसे बिल्कुल बनेगा। तो मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस किया।
आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखते हैं हम अपना अगला न्यूज़। अगला क्या है, एससी रिफ्यूज़ अर्जेंट हियरिंग ऑन इंडस्ट्रियल बॉडीज़। ये जो मैंने बताया जैसे कि एसोचैम है, ठीक है, वाणिज्य से रिलेटेड ये संस्थाएं हैं, फिक्की हो गई, साथ के साथ ये कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऐसा करके है ना, प्रतिस्पर्धा आयोग वगैरह। तो इन्होंने एक क्या है प्ली डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने बोला था कि जो आपने एसबीआई को या फिर इलेक्शन कमीशन को ये तो बोल दिया है कि व्यक्तियों का डाटा सार्वजनिक करो कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को वोट दिया है, लेकिन आपको ये भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हुआ था तो उस समय ये शर्त बोली गई थी कि सारी जो सूचनाएं हैं उसको गुप्त रखी जाएंगी। इसी शर्त के बेस पर तो व्यक्ति ने चंदा दिया है ना कि हमारी सूचना किसी के पास में नहीं जाएगी, इसको गुप्त रखी जाएगी। अब मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, इसने बीजेपी के लिए बॉन्ड खरीदा, और इन केस, ऐसे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन केस कोई बी पार्टी जो अभी इस बार जीत के कांग्रेस आ गई, मान लेते हैं, ऐसा क्या कोरी कल्पना मात्र है ये, लेकिन मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि इस ए व्यक्ति ने फिलहाल बीजेपी को चंदा दिया हुआ था, लेकिन सूचना जारी हो जाएगी जब बॉन्ड वगैरह से रिलेटेड, तब पता चलेगा कि एक व्यक्ति ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन सत्ता में कौन आ गया, कांग्रेस आ गई। तो ये कांग्रेस तो चुन चुन के बदला लेगी ना इस व्यक्ति से कि भाई तुमने तो मुझे तो चंदा दिया नहीं था, तो मैं तुम्हें क्यों फेवर करूं। तो क्या है, ये जो संस्थाएं हैं जैसे एसोचैम हुई, फिक्की हुई, CII हुई, इन्होंने यही प्ली डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसको रोक दीजिए, किसी भी व्यक्ति का पर्सनल लेवल पे ये डाटा ना रिलीज हो कि उसने किस पार्टी को चंदा दिया, क्योंकि उसके भविष्य में बहुत ही गलत जो प्रभाव है वो पड़ेंगे उन व्यक्तियों पर। तो इसको सुनने से अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, मना कर दिया है। बोला कि देखो अभी वैसे भी SBI ने हमारा दिमाग बहुत ख़राब कर रखा है, हर दिन उसको डांट लगानी पड़ रही है, बहुत काम है हमारे ऊपर, 10 दिन से हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड और यही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, फिलहाल आप रुको, आपके भी मुद्दे को सुना जाएगा। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है इन लोगों की बातें सुनने से, मतलब डाटा तो जारी होकर रहेगा इस बार। यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है, एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात की गई है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, भूतलक्षी या पूर्वलक्षी। रेट्रोस्पेक्टिव ये कहने का मतलब है कि इन जो आयोग है जैसे एसोचैम है, फिक्की है, CII है, इन्होंने एक ये भी बात रखी है कि आपको अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को इतना पारदर्शी बनाना है, सारे डाटा जारी करने थे, तो आपको ये भविष्य के लिए रखना चाहिए था, ना कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी योजना चालू हुई उस समय जिन शर्तों को दिया गया था उसमें आपको ये इफेक्ट नहीं लगाना चाहिए था कि 2019 से जा करके पूरा ये सारी चीज़ें लगेंगी और 2019 से सारा डाटा जारी होगा। आपको ये करना चाहिए था कि आगे जो भी बॉन्ड खरीदेगा उसका डाटा जारी होगा। तो कहीं ना कहीं ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी एक आ गया चर्चा में। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यही होता है कि आज जो भी कानून है उसको बना है, लेकिन वो क्या होगा, पीछे जा करके, मान लीजिए 5 साल या 10 साल पीछे जा करके लागू होगा। मतलब कहने का सीधा सा मतलब क्या है कि मान लीजिए आज कोई टैक्स से रिलेटेड कानून बना, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड आज कानून बना कि जो गुड्स है, जैसे मान लीजिए चिप्स के ऊपर 10% का क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। आज ये रूल बना, ठीक है, लेकिन ये लगेगा कब से, 5 साल पहले। मान लीजिए 2018 में जितने भी 2018 से चिप्स वगैरह बन रही हैं वहाँ से ये पूरा टैक्स क्या होगा, कलेक्ट किया जाएगा। तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब कि भूतलक्षी प्रभाव क्या होता है, पीछे जा करके कोई भी रूल को या किसी भी कानून को लागू करना। तो यहाँ पर ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मैटर में क्या हो रहा है, आज हमने बोल दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आज हमने बोल दिया कि ये पारदर्शिता का हनन है, लेकिन हम उसको लागू कहाँ से करवा रहे हैं, 2019 से जिसने अब तक बॉन्ड खरीदे हैं उन सब पर हम इस चीज़ को लागू करवा रहे हैं ना। तो वही वाला मैटर है रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव। तो इन सारी तीनों जो संस्थाएं हैं इन्होंने बोला कि सर ये गलत है, जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, कंपनी का जारी करना एक अलग मैटर है, पर इंडिविजुअल भी कई व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर डोनेशन दिया है, तो क्या होगा, पॉलिटिकली उनके ऊपर क्या किया जा सकता है, भाई नेता तो पावरफुल होते हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं ना। तो ये कंसर्न का एक मुद्दा है, इस पर ध्यान देना चाहिए, और व्यक्तिगत लोगों की तो एटलीस्ट जानकारी साझा नहीं होनी चाहिए। तो ये न्यूज़ आप कहाँ पे कोट कर सकते हैं, जब आपसे मेंस में ये पूछा जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अभी पारदर्शी बनाने की सुप्रीम कोर्ट की जो मुहिम है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। तो नेगेटिव इफेक्ट में आपको ये चीज़ें कोट करनी है और इससे बहुत ही अच्छा आपका
आंसर इम्प्रेसिव लगेगा। तो मैंने ये बता दिया। अब ये जो रेट्रोस्पेक्टिव चीज़ों की बात की, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये केवल और केवल सिविल मामलों पर लगता है। सिविल मामलों पर कहने का मतलब है कि जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उस पर। क्रिमिनल मामलों पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लगता है। क्रिमिनल मामले ऐसा नहीं है कि आज किसी ने किसी का मर्डर किया और उसको 5 साल पहले के कानून के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, नहीं। आज किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया तो उसको आज जो कानून है उसके आधार पर ही क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। अगर आज किसी को जान से मारने पर पूरी उम्र कैद की सज़ा मिलती है या डेथ पेनल्टी मिलती है तो आज ये कानून है उसके आधार पर, ये नहीं कि 10 साल या 5 साल पहले क्या कानून था उसके बेस पर। तो जो रेट्रोस्पेक्टिव या भूतलक्षी इफेक्ट है ये हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि सिविल मामलों में और क्रिमिनल दोनों मामलों में लगेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। यह केवल और केवल सिविल मामलों पर लगता है, जहाँ पर ज़मीन जायदाद से रिलेटेड या पैसों वगैरह से रिलेटेड मामले होते हैं, उनमें ही ये भूतलक्षी प्रभाव लगता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। अब चलते हैं हम अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल क्या है? ऑल आइज आर नाउ ऑन द इंडियन ओशन रीजन। देखिए, इंडियन ओशन रीजन का क्या है महत्व, ये हर किसी को समझ में आता है। जैसे कि बहुत टाइम से ये न्यूज़ में है, इधर आपका चाइना है, इधर ये चाइना सी है, साउथ चाइना सी। ये पूरा जो आपका एरिया है ये क्या है? इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर वाला रीजन। यहाँ पर आपका अरेबियन सी आ जाता है, ठीक है। ये एक मैप, आगे मैं पूरा मैप से क्लियर करूँगी चीज़ें, फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू के लिए बता रही हूँ। तो ये जो पूरा एरिया है हमेशा टाइम टाइम पे न्यूज़ में रहता है। पहली बात तो ये है कि हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन के लिए बार बार क्वाड जैसी संस्था बनी है, जो क्या करती है, क्वाड क्या करती है, जो इंडो पैसिफिक वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या करती है, सुरक्षा कायम करने का काम करती है। इधर ये हुआ हिंद महासागर, इधर आप जाएंगे तो पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के पास में। तो यहाँ पर इन दो क्षेत्रों में, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में क्वाड के द्वारा क्या है, सुरक्षा बनाने की बात हमेशा से की जाती है। और इसलिए चाइना चिढ़ता भी है, वो बोलता है कि आप इसको इंडो पैसिफिक क्यों बोलते हो, इसको एशिया पैसिफिक बोलो, ठीक है। तो क्वाड जो है वो इस क्षेत्र में क्या करती है, सुरक्षा बढ़ाने का, समृद्धि बनाने का काम करती है। लेकिन इस आर्टिकल में एक अलग एंगल दिया गया है। क्या बोला गया है इसमें कि देखिए, दो चीज़ें होती है। पहली बात तो ये होती है कि ठीक है, आपके रिश्तेदारों से बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन अगर आपके पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं हैं तो क्या होगा? अगर आपको रात में 12 बजे 1 बजे कोई मेडिकल इमरजेंसी आई तो सबसे पहले काम कौन आएगा? पड़ोसी, क्योंकि वो आपके ज़्यादा करीब है ना, वो आपके बिल्कुल नेक्स्ट टू है, आपके बिल्कुल एकदम बगल में है। और मान लीजिए हम क्वाड के ऊपर भरोसा करके चलते हैं, तो क्वाड में कौन कौन से देश हैं? देखिए, अमेरिका है क्वाड में, USA, उसके बाद जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है, ठीक है। ये 3 देश जो हैं भारत के साथ हैं क्वाड में। और इन तीनों का आप जब मैप में देखेंगे तो इन तीनों की दूरी हमसे कितनी है? यहाँ पर आप जाएंगे तो इधर को जापान है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये दोनों जो ऐसे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जब सिक्योरिटी की बात आती है तो हमेशा सबकी निगाहें किसकी तरफ होती है? USA के ऊपर। तो मान लीजिए कि यहाँ USA है, यहाँ भारत है, ये इतनी दूरी, मान लो कोई आदमी आया मारने के लिए, मार के चला गया और रिश्तेदार बाद में आ रहे हैं बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि इतना दूरी जो है, इतना जो डिस्टेंस है, इसकी वजह से क्या हुआ, जान तो हमारी चली गई। अब रिश्तेदार आएगा तो क्या है, रोना धोना भी मचा पाएगा। तो इसलिए इस आर्टिकल में बोला गया है कि पड़ोसियों को, नेबर फर्स्ट वाली जो पॉलिसी लेके चलते हैं, तो पड़ोसियों को पहले देखिए, उनके साथ संबंध अच्छे करिए। क्योंकि चाइना जो है, आपने देखा होगा, चाइना, रशिया और ईरान का अभी एक ट्रायो बन रहा है। ईरान भी खतरनाक है, यूरेनियम वगैरह का वो क्या कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, यूरेनियम इनरिचमेंट का काम कर रहा है, संवर्धन का। साथ के साथ रशिया तो ऐसे ही अभी पागल हुआ पड़ा है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जब उसने युद्ध का मोर्चा खोला है तो सारी वेस्टर्न कंट्रीज उसके पीछे पड़ गई हैं, है ना। तो वो भी एक खुन्नस खाया बैठा हुआ आदमी है। चाइना तो ऑलरेडी हमारे अगेंस्ट है। अब इन लोगों का जब ट्रायो बनेगा तो फिर ये क्या करेंगे? इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इंडिया के लिए एक बात बोली गई है कि आपको एक सेकंड ऑप्शन देखना चाहिए। क्वाड के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, आपके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी संबंध को बेहतर करने चाहिए। तो इस पूरे आर्टिकल में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसमें ये चीज़ें बोली गई हैं कि देखिए, यहाँ पर जो मैंने अभी बात बोली कि ऑफकोर्स पैसिफिक और इंडियन ओशन में क्या है, डेंजर को ठीक करने के लिए, सुरक्षा को सही करने के लिए क्वाड है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले भाई, जब जो चीज़ पास में है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरी बात ये बोली गई है कि जो अभी
चाइना का क्या लिखा गया है, मच ऑफ चाइनाज ट्रेड एंड एनर्जी सप्लाई पास थ्रू द रीजन, क्योंकि इंडियन ओशियन वाला जो क्षेत्र है वहाँ से क्या है, चाइना को भी एक क्या मिलता है, एक्सेस मिलता है अन्य देशों के साथ या यूरोपियन कंट्रीज़ या कहीं पे भी व्यापार करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन ओशियन और इंडो पैसिफिक वाला रीजन खाली इंडिया के लिए और अदर कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कहीं से भी ये नहीं चाहेगा कि इस क्षेत्र में उसकी पकड़ जो है कमज़ोर हो, इसलिए बोला गया है कि चाइना आपके लिए टाइम टाइम पर डिटरेंस क्रिएट करेगा इस इंडियन ओशियन रीजन में। तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपके पड़ोसी देश हैं एटलीस्ट उनको क्या करना चाहिए, मिल बांट के साथ में लेकर के चलना चाहिए, सो दैट वो अगर चाइना को हेल्प नहीं करेंगे तो आपकी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है या आपकी जो संप्रभुता है उस पर कोई खतरा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो रीज़न है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जितने भी पड़ोसी हैं, चाहे वो यहाँ श्रीलंका हो, चाहे वो मॉरिशस हो, इन सब के साथ संबंध हमारे बेहतर होने चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि वियतनाम के साथ में भारत जो है वो क्या कर रहा है, बहुत ही खनन वनन से जो समुद्र में खनन वगैरह से रिलेटेड काम कर रहा है ना वियतनाम के साथ। तो इसकी वजह से भी चाइना क्या है, बिल्कुल धमकियाँ देता रहता है कि इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल सही नहीं है। साथ के साथ में चाइना क्या कर रहा है, जैसे ईरान के साथ अभी फ़िलहाल जो मालदीव के जो प्रेसिडेंट बने हैं मोइज्जू जी, उनके साथ चाइना के संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि वो मोइज्जू जो हैं वो भारत के खिलाफ हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो वहाँ पर अपने पैसे दे करके या ऋण दे करके क्या कर रहे हैं, पोर्ट वगैरह डेवलप कर रहे हैं। तो अगर मोइज्जू या मालदीव चाइना के बिल्कुल पाले में चला जाता है और वो पोर्ट डेवलप करने के लिए हम उसको अथॉरिटी दे देता है, तो इसका सीधा सीधा खतरा किसको होने वाला है, देखिए सबसे पास में इंडिया ही है। तो इस तरीके की चीज़ें, सिक्योरिटी थ्रेट आएगा, ये पूरे आर्टिकल में बोला गया है। ठीक है, साथ के साथ में इसमें दो चीज़ें मेंशन की गई है। एक तो सागरमाला के बारे में बोला गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सागर पॉलिसी जो इंडिया की है उसके बारे में चर्चा की गई है कि सागर का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि उस पूरे क्षेत्र में जो सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए ये पूरी सागर परियोजना आई है। तो इस पर क्या है, इंडिया को बहुत फोकस करना चाहिए, इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। साथ के साथ में इसमें आर्टिकल में बोला गया है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है या रिम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको भी बहुत ही लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल इसको ध्यान से लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्या हैं, आपके की फैक्टर्स हैं चाइना को क्या करने के लिए, बीट करने के लिए। यही सब आपके पास टूल हैं, केवल क्वाड के ऊपर में आपकी निर्भरता सही नहीं है, क्योंकि भाई ये सारे पड़ोसी थोड़े दूर हैं, पास में जो लोग हैं उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और ये आपको क्या है, जीएस पेपर 3 में जब सिक्योरिटी वाला मैटर आता है या इकोनॉमी में जब ब्लू इकोनॉमी वगैरह की बात होती है, समुद्र वाला क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र की जब बात होती है, महासागरों की बात होती है, तो ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है और हर दुनिया चाहती है, दुनिया का हर देश अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ही ये सारे मैटर पे काम करता है। ठीक है ना, तो सागर का ब्लू इकोनॉमी से सीधा संबंध है और सागर की सुरक्षा करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा उसके वजह से हमारा जो क्षेत्रीय सुरक्षा है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगी, अगर मान लीजिए आपकी कोस्टल बाउंड्री, और इंडिया तो सबसे खतरनाक कंडीशन में है, अगर आप नीचे दक्षिण की तरफ देखेंगे तो 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा हमें खतरा कहाँ पर है, यहीं पर। समुद्री सुरक्षा बहुत ही बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। जब आपने देखा था कि मुंबई के ताज होटल पे जब आक्रमण हुआ था तो जो आतंकवादी थे, जो हमला हुआ था, तो आतंकवादी क्या थे, जो अरेबियन ओशियन से ही आए थे ना, अरब सागर के थ्रू ही आए थे वो। तो सुरक्षा, सागर की सुरक्षा एक बहुत बड़ा डीप कंसर्न है हमारे इंडिया के लिए और इसको लाइटली लेकर के नहीं चलना चाहिए। तो इस आर्टिकल में जो चीज़ें बोली गई हैं 2-3, एक तो आपको बोला गया है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, साथ के साथ में क्या बोला गया है, सागर के बारे में, और उसके बाद एक और चीज़ बोली गई है, एक और ऑप्शन दिया गया है CSC का, यहाँ पर है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, तो ये CSC, अब ये तीनों क्या है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें जब आप वे फॉरवर्ड में आपके आंसर में इंक्लूड करेंगे तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। जो मैं चीज़ें यहाँ बताती हूँ आप इसको कहीं ना कहीं नोट करते चलिए। मैंने डे फर्स्ट बोला था
कि आप द हिंदू पढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ न्यूज़ लेने नहीं आए हैं। इतने अच्छे आर्टिकल्स के थ्रू आपका एक एनालिटिकल जो व्यू है वो भी एक ब्रॉडर लेवल पे काम करना शुरू कर देता है जब आप इस तरीके के एनालिसिस जो पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे बहुत अच्छे आपको वे फॉरवर्ड चीज़ें मिलती हैं, डाटा मिलती है। मैं अपने पीपीटी में भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए लाऊं ताकि आपको वो पीटी में भी हेल्प करें, मेंस में भी। तो आप डेली A4 साइड की एक शीट पे ये सारे आंकड़े, ये सारे मुद्दे लिखा करिए। कैसे लिख सकते हैं आप, हेडिंग लिखिए, और मैं बताते ही रहती हूँ कि कोई भी टॉपिक किस पेपर से संबंधित है जीएस के, आप उसको बगल में लिख लीजिए, और जो भी आंकड़े मैंने बताए, जो भी वे फॉरवर्ड बताया, उसको अपने शब्दों में बस की पॉइंट्स बना के लिख लीजिए। जो लास्ट एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले ना 2-3 घंटे जब आपके पास समय होता है, या फिर प्रीलिम्स से पहले जब 1 दिन का 2 दिन का समय होता है, जिस टाइम पे बहुत हेडेक होता है, उस टाइम पे आपको ये सारे नोट्स को क्विक रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये पूरा मुद्दा था, हमने देख लिया कि क्या इसमें बोला गया है। इसमें ये बातें बोली गई हैं कि क्वाड एक अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ हमको अपने पड़ोसियों के साथ भी संबंध को ठीक करना चाहिए। अब इसका एक जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसको हम मैप से समझते हैं। जो इंडियन ओशन वाला क्षेत्र है वो हमारे लिए केवल समुद्री सुरक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये पूरा जो व्यापार की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये पूरा रेड सी वाला एरिया है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, और ये पूरा रेड सी वाला एरिया है, यहाँ पर आपका ये इंडिया है, ये भारत है आपका, ठीक है। अब इस मैप को आप ध्यान से समझिए। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, इस आर्टिकल में ही मेंशन है कि अभी यूक्रेन रशिया का वॉर हो, चाहे वो इजराइल और फ़िलिस्तीन का वॉर हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया क्या हो रहा है, विवादों में है, और इसकी वजह से व्यापार बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये हमास वाला जो ग्रुप है वो यहीं पे रहता है, तो उसने इस रास्ते को रोक कर रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल अमेरिका ने क्या किया था, यमन के ऊपर, यहाँ पर यमन है ये आपका अरब कंट्रीज़ में, तो यमन के ऊपर अमेरिका ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। तो इस वजह से ये वाला जो एरिया है ये भी अभी क्या है, चल रहा है बहुत ही विवादों में। तो अब क्या हो रहा है, इंडिया को जो व्यापार करने के लिए, इंडिया को चाहे पूरे विश्व को व्यापार करने के लिए रास्ता मिल नहीं पा रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये शॉर्टेस्ट रूट है कहाँ, पूरा यूरोप में आपको एक्सेस देने के लिए, ठीक है ना, यूरोप के लिए एक्सेस देने के लिए ये मेडिटेरेनियन वाला या रेड सी वाला जो एरिया है वो शॉर्टेस्ट रूट है। फिलहाल यहाँ पे इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसकी वजह से इंडिया को व्यापार करना है तो पूरा इधर से घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। इधर से घूम के जाएंगे तो इधर आपको यूएसए वगैरह मिलेगा, और उसके बाद मेडिटेरेनियन सी से और अटलांटिक से होते हुए फिर आपको यूरोप का एक्सेस मिलेगा। तो देखिए, जहां पर शॉर्टकट रास्ता जा रहा था वहां पे क्या है, अगर इस रास्ते से सामान जाएगा तो वो सस्ता होगा, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो गया तो वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी। और कॉस्ट महंगा कब होगा, क्यों, क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके वो सामान पहुंच रहा है। तो जाहिर सी बात है, इससे इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। कई इंडिया के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको यूरोपियन कंट्री क्या करती है, कंज्यूम करती है। तो मान लीजिए कि अगर इतना लंबा रूट जाएगा तो वो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे। तो उस वजह से क्या होगा, जो मार्केट है, जो यूरोपियन मार्केट है, वहाँ पे इंडियन जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो एक एंगल ये भी है कि अगर आपको चाहिए कि व्यापार आपका सुचारू रूप से चलता रहे तो आपको पहले तो अपने पड़ोसियों को ठीक ठाक रखना है, साथ के साथ में आपको ये भी चीज़ें देखनी है कि आप यहाँ पर कैसे शांति वार्ता या शांति सुलह करवा सकते हैं, ये इस मुद्दे से आप कैसे निपट सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये इतना लंबा रूट बिल्कुल आपके लिए लाभदायक नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल यही कह रहा है नेबर फर्स्ट के बारे में, कि पहले पड़ोसियों को देखिए, उनके साथ संबंध अच्छे करिए। फिलहाल हमने इस आर्टिकल में कुछ 2-3 चीज़ों के बारे में देखा। एक तो सागर परियोजना के बारे में देखा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में देखा, और एक CS जो कोलंबो कॉन्क्लेव है उसके बारे में देखा, है ना। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि ये तीनों क्या हैं, और आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, एटलीस्ट PT में तो इनके बारे में ही पूछा जाएगा। तो सागर परियोजना क्या है, सागर परियोजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। सागर का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। सागर का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि उस पूरे क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी की सुरक्षा और उनके विकास के लिए काम करने के लिए ये परियोजना आई है। सागर परियोजना 2015 में इसको लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था। और ये किस पर काम करती है, मेक इन इंडिया और सागरमाला पहल। जो ये सारे प्रोजेक्ट कैसे हैं, बंदरगाहों को जो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं ना। सागरमाला जो है रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, जो
वाटरवेज कनेक्टिविटी, इन सब को बनाने के लिए काम करती है। तो ये सागर परियोजना इसी को ध्यान में रखकर लाई गई थी। इसका महत्व क्या है भाई? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में क्या होगा? नौकरियां सृजन करेगा, वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देगा, और क्या करेगा? अल्टीमेटली भारत की जीडीपी में योगदान करेगा। साथ के साथ सुरक्षा से रिलेटेड भी है ये, कि समुद्री सुरक्षा में सुधार होगा, समुद्री सीमाओं की रक्षा होगी। ये हमारे लिए तो बहुत डीप कंसर्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समुद्री सुरक्षा हमारे लिए। तो ये भी एक पूरा मुद्दा है, सागर परियोजना का महत्व है। साथ के साथ पर्यावरण, तो पर्यावरण के लिए भी समुद्री प्रदूषण को कम करने में, साथ के साथ समुद्री संसाधनों का संरक्षण करने में, जो देश होते हैं इस परियोजना में शामिल, वो क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं? एक दूसरे से साझा करते हैं। तो उसका उद्देश्य होता है कि पर्यावरण को भी ठीक रखें, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी काम करते रहें। तो ये पूरी जो चीज़ है वो सागर परियोजना के बारे में है। अगला जो हमने इसी आर्टिकल में देखा वो क्या देखा? IORO के बारे में। इसको कहते हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ये क्या है? इसका हिंदी वर्जन है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। ये भी क्या है? एक तरीके का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें क्या है? बहुत सारे देश शामिल हैं, और वो देश क्या करते हैं? एक दूसरे से सहयोग करते हैं, एक दूसरे से टेक्नोलॉजी का साझाकरण करते हैं। क्यों? इसका उद्देश्य यही है, समुद्री सुरक्षा। समुद्री सुरक्षा, साथ के साथ में ब्लू इकोनॉमी वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, तो इन सब से रिलेटेड क्या है? ये एक एसोसिएशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें जितने भी देश होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ मिल बांट के काम करते हैं कि कैसे इकोनॉमी को ठीक किया जा सकता है, कैसे समुद्री सुरक्षा को बढ़ाई जा सकती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें लगभग 23 देश वर्तमान में शामिल हैं। उसमें कौन कौन है? इसमें भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया जैसे देश है। तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर पड़ोसी देश भी दिखेंगे, जैसे कि श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, मलेशिया हो गया। तो भारत के ये जो पड़ोसी देश हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। इसीलिए इस आर्टिकल में बोला गया है कि आपको क्वाड से इतर हट करके पड़ोसियों पर फोकस करना है, और पड़ोसियों पर फोकस करना है तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन पे भी क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो IORO यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय मॉरिशस में है। उसके बाद में ये क्या है? वर्तमान अध्यक्ष इसका कौन है? तो श्रीलंका। टाइम टाइम पे इसके जो अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं, जहां पर लास्ट बैठक होती है उस हिसाब से अध्यक्षता वो देश करता है। तो इसका मेन मुख्यालय, हेडक्वार्टर तो मॉरिशस में है। वर्तमान इसका अध्यक्ष श्रीलंका है। और 2025 में जो सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो अगला शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होने वाला है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जब भारत में ही इसकी पूरी 2025 में ये पूरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का, तो भारत इस मुद्दे को उठाना चाहिए उसको, और साथ के साथ यहाँ पर संबंधों को बेहतर करने के लिए इस दिशा में काम करना चाहिए। ये थी पूरे आर्टिकल की बात। और इसमें एक CS जो कॉन्क्लेव, कोलंबो कॉन्क्लेव के बारे में था, तो ये एक तरीके का 2011 में शुरू किया गया था। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही है, समुद्री सुरक्षा पे काम करता है। इसमें जो देश शामिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? एक तो भारत है, दूसरा श्रीलंका है, मालदीव और मॉरिशस। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे कुछ 3 पड़ोसी हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। फिलहाल जो मालदीव है उसके साथ संबंध हमारे ख़राब चल रहे हैं, लेकिन उसको ठीक करने की इस आर्टिकल में बात की गई है कि आप बिल्कुल उसको लेकर चलिए। एक व्यक्ति अगर परिवार का नाराज़ हो गया तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, उसको मनाने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि अगर वो चला गया विरोधी खेमे में तो फिर वो हमारे लिए क्या करेगा? बहुत ही ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेगा। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये जो पूरा आर्टिकल था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो भी पूरी बातें थी मैंने उसको डिस्कस किया, साथ के साथ इसमें जो चीज़ें मेंशन थी वे फॉरवर्ड में, जैसे कि सागर परियोजना, IORO, ये सारी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, साथ के साथ CSC, तो मैंने उसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलिए, अगला जो है हमारा आर्टिकल, वायलेंस, होमलेसनेस एंड वुमेन्स मेंटल हेल्थ। इस आर्टिकल में बात ये की गई है कि अभी जब भी मुद्दा आता है महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो ये बोला जाता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, घर का सारा काम होता है, बच्चे संभालना, और ये भी चीज़ें बोली जाती हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी क्या होता है, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है उसके बाद से उसके बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से एक महिला जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो जब भी इस आर्टिकल में बोला गया है कि जब भी मेंटल हेल्थ की बात आती है महिलाओं के, तो महिलाओं के मेंटल हेल्थ की जब भी बात आती है तो ये कुछ एक्स्ट्रा इश्यूज दे दिए जाते हैं, रीजंस दे दिए जाते हैं
जैसे कि पारिवारिक दबाव हो गया, पोस्ट प्रेगनेंसी वाला हार्मोनल चेंजेस, ब्ला ब्ला। लेकिन कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता कि इसका एक और कारण घरेलू हिंसा भी है। तो इस चीज़ पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि महिलाओं की जो मानसिक स्थिति खराब हो रही है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न। तो ये पूरा आर्टिकल इसी 2 टॉपिक के ऊपर में घूमता है। एक केस स्टडी के थ्रू बताया गया है कि एक 5 साल की बच्ची है, वो देख रही है कि उसकी मम्मी जो है वो सुसाइड करने के लिए जा रही है ट्रेन से कूदना। अब उस बच्ची को तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी माँ ये क्या कर रही है, वो बस उसको ध्यान से देख रही है। पर उसकी माँ ने जो भी चीज़ें उसकी फैमिली में झेली हुई है वो उस दबाव को अब नहीं सहन कर पा रही है। तो ये एक अलग एंगल दिया गया है वुमेन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इस आर्टिकल में कि केवल पारिवारिक दबाव या केवल हार्मोनल इम्बैलेंस ही रीज़न नहीं होते हैं, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इस एडिटोरियल में ही आंकड़े बताए गए हैं जिसको मैं बिल्कुल जूम आउट करके आपको दिखाऊंगी कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है, इसके पहले 4 था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है जो कि टाइम पे डाटा अपना जारी करता है। तो इसने जो है वो बोला कि भारत में लगभग 30% जो महिलाएं हैं 18 से लेकर के 49 साल की उम्र के बीच की, उनके साथ क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा हो रही है। अब ये नंबर है भाई 30% महिलाएं, कितने से कितने उम्र के बीच में, 18 से लेकर के 49। आपको ये चीज़ें आपके नोट कर लेनी है, ये आंकड़े जब आप इसको लिखते हैं तो एक ऑथेंटिक आपका एक समझ में आता है सामने वाले को कि जो लिखने वाला है उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। तो 30% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी ना कभी घरेलू हिंसा का सामना किया है, 18 से 49 आयु वर्ग की। साथ के साथ इस आर्टिकल में मेंशन है कि उनमें से 6% ने ये माना है कि 15 वर्ष की उम्र तक आते आते उनके साथ में सेक्सुअल वायलेंस भी हुआ है, यानी कि यौन उत्पीड़न भी हुआ है। तो ये डाटा के थ्रू इस आर्टिकल में बताया गया है। देखिए 30% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं और ये बहुत डराने वाला नंबर है। देखिए 15 साल की उम्र तक आते आते एक जो बच्ची है वो अपने घर में ही होती है और अपने घर में होने के बावजूद भी वो सुरक्षित नहीं है, अपने माता पिता भाई बहनों के साथ रखते हुए भी वो सुरक्षित नहीं है। कई बार स्कूल वगैरह में या उसके जो भी वर्क जो भी चीज़ें होती हैं, अदर एक्टिविटीज़, वहाँ पर भी उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है। तो ये बहुत ही एक कंसर्न का इशू है कि 6% ये जो महिलाएं हैं उन्होंने बोला है कि 15 साल की उम्र तक आते आते उनके साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं भी हुई। और इन सब का सीधा असर जो होता है वो महिला के मेंटल हेल्थ पर होता है। और क्या होती है, महिलाएं इस कदर बेबस हो जाती हैं कि उनको फिर घर को छोड़ना पड़ता है। तो ये पूरा आर्टिकल इसी पर बेस्ड है। सर्वे बताया गया है, एक संस्था है उसने 346 महिलाओं के ऊपर में एक सर्वे किया था और उस सर्वे के थ्रू भी कुछ इसी तरीके की बातें आई कि होमलेसनेस जो है, यानी कि घर त्यागने का जो भी कारण है या मेंटल जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। एक तो दहेज के लिए बहुत ज़्यादा उनके साथ हिंसा हो रही है, साथ के साथ कई बार इंटरकास्ट मैरिज वगैरह हो जाती है, तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें होती हैं। कई अलग अलग तरीके के परिवार में इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से उनके साथ हिंसा होती है या सेक्सुअल असॉल्ट होता है और उसकी वजह से महिलाएं क्या हो रही हैं, मेंटल लेवल पे इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था इसी के ऊपर। अब यहाँ से हमको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और जो मैंने वहाँ पर चीज़ें बताई कि विद इन अ multifactional matrix of structural barriers such as poverty and caste, violence and associated feeling of loss। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये बोली गई है कि कहीं ना कहीं जो घर परिवार में है वहाँ पर एक जो भावनात्मक संबंध है उनमें कमी आई है। साथ के साथ एक रीज़न गरीबी का भी है, साथ के साथ कास्ट वगैरह से भी एक रीज़न आता है जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसमें एक वे फॉरवर्ड दिया गया है कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो स्त्री और पुरुष है घर पे, जो पति पत्नी है, उनके संबंधों में भी एक मधुरता है या उनको कैसे ठीक रखना है, बैलेंस करना है, इसकी भी टाइम पर काउंसलिंग होनी चाहिए। तो ये कुछ डाटा बताया गया है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका डाटा। ये पूरा एडिटोरियल है और उसमें जो NCRB के डेटाज हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में, तो हमें एक बहुत अच्छा यहाँ से आंकड़ा मिलेगा। ठीक है,
सबसे पहले हम एनसीआरबी के डेटा की बात करते हैं कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के संबंध में एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो क्या करती है, समय समय पर डाटा जारी करती है। 3 तरीके के डाटा ये जारी करती है। एक तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, साथ के साथ में रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड और साथ के साथ सुसाइड से रिलेटेड 3 तरीके के जो डाटा हैं वो एनसीआरबी जारी करती है। और जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं से रिलेटेड भी रिपोर्ट वो जारी करते हैं, जिसमें एनसीआरबी के डाटा में बताया गया है कि घरेलू हिंसा जो है वो 2021 में भारत में इसके लगभग 80,000 के अराउंड जो मामले थे, 79,447 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2020 में 71,000 थे लगभग। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 10,000 तक का, लगभग 9,000 तक का इंक्रीमेंट हो गया है, ये बताई गई है एनसीआरबी के डाटा में। ठीक है, साथ के साथ दहेज हत्या से संबंधित मामले में बताया गया है कि उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। दहेज हत्या के मामले जो अभी 7,045 है वो 2020 में लगभग 6,500 थे। तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब चीज़ें बढ़ रही हैं। सेम बलात्कार के मामले में है, ये 31,000 मामले आए जो कि 20 में 28,000 थे, यहाँ पर भी वृद्धि हुई है। और यहाँ पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला आया है जिसमें 10,000 मामला अभी फिलहाल 21 में था, जो कि 20 में 9,000 था। तो मतलब महिलाओं के साथ जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल वो खराब ही हो रही है डे बाय डे। चाहे घरेलू हिंसा की बात हो वो बढ़ रही है, यहाँ पर दहेज की बात, दहेज हत्या हो वो भी बढ़ रहा है, बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसे मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये आर्टिकल के थ्रू और इन आंकड़ों के थ्रू आप बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं कि बिल्कुल महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति हो रही है, और ये आर्टिकल भी उसको प्रूफ करता है। साथ के साथ जो इस आर्टिकल में मेंशन है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा, ये लेटेस्ट डाटा है, अभी 6 नहीं आया हुआ है। तो जो भी आपसे प्रश्न बनेंगे वो इसी को आधार बना करके बनेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है। जैसे कि उस आर्टिकल में बात की गई है प्रेगनेंसी और हार्मोनल चेंजेस, साथ के साथ में मातृ मृत्यु दर वगैरह से रिलेटेड। तो इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में डाटा दिया गया है कि मातृ मृत्यु दर क्या है। भारत में 2015-16 में 212 प्रति लाख जीवन जन्म थी। मातृ मृत्यु दर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 लाख जो बच्चे जन्म लेते हैं, 1 लाख बच्चों को जन्म देते समय कितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है, उसको मातृ मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है। ये जीवित जन्म होना चाहिए, ठीक है। 1 लाख बच्चे जन्मे तो उन बच्चों के जन्म में कितनी माताओं की डेथ हुई, इसके आधार पर मातृ मृत्यु दर को कैलकुलेट किया जाता है। और इसमें बताया गया है कि ये 2015-16 में 212 थी, जो कि अभी घटी है, 113 हो गई है। कुछ इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति अभी भी नहीं है। साथ के साथ में यहाँ पर तो जब आप एनसीआरबी का डाटा देंगे तो देखिए कोई भी टॉपिक होता है उसके दोनों आपको पक्ष बताने होते हैं। एक तो ये बताना होता है कि क्या कंसर्न है, क्या समस्या है, साथ के साथ आपको ये भी बताना होता है कि हाँ स्थिति कुछ सुधर रही है, ऐसा ही नहीं है कि सब खराब ही चल रहा है। तो जब स्थिति सुधरने की बात आएगी तब आपको ये डालनी है चीज़ें कि मातृ मृत्यु दर पहले 212 थी, अब 113 हो गई है। तो एक ये प्लस पॉइंट है, यानी कि इस दिशा में काम हो रहा है। शिशु मृत्यु दर, वो भी क्या है, शिशु मृत्यु दर 1000 जन्म पे कितने बच्चों की डेथ हुई, इसको काउंट करके निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शिशु मृत्यु दर में 1000 जन्म, मातृ मृत्यु दर में 1 लाख जन्म। तो शिशु मृत्यु दर जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 2015-16 में 37 प्रति 1000 था, जो कि अब घट करके 35 हो गया है। मतलब कि अब जो है 1000 बच्चों पर 35 बच्चों की डेथ होती है, जो कि पहले क्या थी, 1000 बच्चों पे 37 थी। तो यहाँ पर भी थोड़ा सुधार हो रहा है। साथ के साथ में कुपोषण से रिलेटेड, जब मेंटल हेल्थ की बात आएगी तो कहीं ना कहीं कुपोषण वगैरह से भी रिलेटेड चीज़ें आएंगी कि महिलाओं को घर में अच्छा खाना नहीं मिल रहा होगा, उनकी स्थिति दयनीय होगी, उनको पोषण की कमी। और ये हमेशा होता है, आपने अपने फैमिली में नहीं तो किसी और फैमिली में देखा होगा कि कई फैमिलीज ऐसी होती जो बोलती हैं कि पहले पिता को खाने दो या पहले भाई को खाने दो, उसके बाद जो बच जाएगा वो मम्मी खाएगी या फिर बहनें खाएंगी। ये सारी चीज़ें होती हैं, कई फैमिलीज़ में होती हैं। अब तो लोग बहुत ही अच्छे प्रोग्रेसिव माइंड के हो गए हैं। तो कुपोषण के मामले में भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे कुपोषित हैं फिलहाल, अभी ये स्थिति है। साथ के साथ एनीमिया, जो 15 से लेकर के 49 वर्ष की आयु की महिलाएं हैं उनमें एनीमिया से रिलेटेड मामले हैं, तो वो बताया गया है कि 53% महिलाएं अभी भी एनीमिक हैं। तो मैंने ये जो डाटा दिया है यहाँ से आपको अपने पक्ष और विपक्ष के लिए यहाँ से आंकड़े निकाल लेने हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसकी PDF आपको नोटबुक IAS के जो ऐप है वहाँ पर मिल जाएगी, आप प्ले स्टोर से जा कर के डाउनलोड करिए, इन PDF को देखिए और जो भी चीज़ें आंकड़े आपको अपने नोट्स में शामिल करने हैं आप उसको कर सकते हैं। अगला ये छोटा सा न्यूज़ है,
VSSC इसरो डेवलप्ड मल्टीपर्पस ऐप, उसका नाम क्या है? सखी। सखी एक ऐप बनाया है इसरो ने, और ये क्या काम करने वाली है? गगनयान जो मिशन जाने वाला है, जिसमें हम मानव को भेजने वाले हैं पहली बार अंतरिक्ष में, तो वहाँ पर उन जो 4 मेंबर जाने वाले, पहले तो 3 जाने वाले थे, लेकिन फ़ोटो जब मोदी जी ने रिलीज़ की उन लोगों की, तो 4 लोगों का नाम आ रहा है। तो 4 लोग जो जाने वाले हैं, या 3 लोग जो भी जाने वाले हैं, देखते हैं कितने भेजे जाएंगे। तो सखी ऐप के थ्रू उनको क्या किया जाएगा? एक तरीके से कनेक्टिविटी उनको प्रोवाइड की जाएगी कि वो जब पहुंचेंगे, 7 दिन का ये पूरा चीज़ है, 7 दिन तक वो क्या करेंगे? अंतरिक्ष में रहने वाले हैं। तो उनको असिस्ट करने के लिए ये सखी ऐप लाया है कौन? इसरो। तो ध्यान में रखिएगा, एक छोटी सी न्यूज़ है आपके लिए, जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते रहेंगे तो अच्छी बात है। अब गगनयान मिशन के बारे में देख लेते हैं। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत 3 यात्री, लेकिन फ़ोटो अभी 4 की रिलीज़ हुई है, अब जाके गूगल पे देखेंगे। पहले तो 3 की बात की गई थी, ये 4 हो गए हैं अब। तो गगनयान के मुख्य बिंदु क्या है? 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। पहला ऐसा मिशन है जिसमें क्या है, जो आदमी, जो मनुष्य हैं, वो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। ठीक है, साथ के साथ में कितने दिन? 7 दिन की अवधि तक के लिए पृथ्वी की जो लो अर्थ ऑर्बिट, जो पृथ्वी की कक्षा है, लो अर्थ ऑर्बिट है, वहाँ पर ये जाएंगे। किस यान से आएंगे? तो GSLV Mark 3। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस से जाने वाले हैं। तो GSLV Mark 3 क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ करते हुए ये जाने वाले हैं अंतरिक्ष में। तो मिशन गगनयान से रिलेटेड था। अब ये 4 लोगों की तस्वीर है, देखिए, पहले 3 से अब 4 हो गए। सबसे पहले कौन है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद और विंग कमांडेंट शुभांशु। तो इन 4 नामों को याद रखिएगा, हो सकता है वनडे वाले एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन शामिल है कौन नहीं। तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत हुए, ग्रुप कैप्टन अजीत हुए, अंगद जी हुए और शुभांशु। ये 4 लोग हैं जो गगनयान मिशन के थ्रू स्पेस में जाने वाले हैं, या ये पूरा मैटर देखने वाले हैं। अब एक हमने हाईलाइट में चीज़ें डिस्कस की थी कि जो डेंगू की वैक्सीन है वो 2026 तक आ जाने वाली है। इसको बना कौन रहा है? तो इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL जो है, खल लिमिटेड II जो है, वो इसको बना रही है, IIL। और ये वैक्सीन 2026 तक आ जाएगी। साथ के साथ इसी आर्टिकल में जीका वायरस के बारे में भी चर्चा की गई है, तो डेंगू कहीं ना कहीं इससे भी रिलेट करता है। तो जीका वायरस के बारे में भी इसमें बात की गई है। सबसे पहले इंटरेक्ट जो इसको पता लगाया गया था, उसके बाद से ही ये कंसर्न का मुद्दा था, रिसर्च की जा रही थी। और फिलहाल अब क्या है, ICMR के द्वारा भी क्या किया गया है, अग्री कर दिया गया है इन सारी चीज़ों के ऊपर। अब मिड 2026 तक क्या होगा, डेंगू की वैक्सीन आ जाएगी। तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब लास्ट में हम ये देख लेते हैं, पुतिन जी जीत गए हैं। पुतिन जी ने भारी मतों से विजय प्राप्त की है, और ये चुनाव बिल्कुल एक मजाक है रशिया में। इस व्यक्ति ने संविधान में अमेंडमेंट करके बोल दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं ही वहाँ पर राष्ट्रपति रहूंगा। तो ये चुनाव क्यों करवाते हैं, आई डोंट नो, पता नहीं ये क्यों अपने रिसोर्सेज को लॉस करवाते रहते हैं। तो फिलहाल ये जीत गए हैं, हमारे इनके साथ अच्छे संबंध हैं, तो भाई हम तो इनको बधाई देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन ये मुद्दा है कि इन्होंने सीधे सीधे यूरोपियन कंट्रीज़ को ये धमकी दे दी है कि अब अगर उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट किया, हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पहले झुकेंगे नहीं। जब अगर यूक्रेन चाहेगा इस युद्ध को रोकना, तो बिल्कुल हम शांति वार्ता के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये सोचा कि हम अब यूक्रेन की हेल्प कर दें, तो बिल्कुल 3rd वर्ल्ड वार होकर रहेगा, 3य विश्व युद्ध होकर रहेगा। ये जो पुतिन जी है, इन्होंने सीधी सीधी धमकी दे दी है वेस्टर्न कंट्रीज़ को। तो ये था पूरा मुद्दा। साथ के साथ उन्होंने एक बफर जोन बनाने की बात की है कि शांति वार्ता कब बनेगी, इधर रशिया है, ठीक है, और इधर है यूक्रेन। तो उन्होंने बोला है कि एक बफर जोन बनना चाहिए। ये एक बफर जोन बनेगा, मतलब इसमें क्या होगा कि यूक्रेन का कोई भी यहाँ पर इस बफर जोन में नहीं रहेगा। तो जब ये चीज़ें हो जाएंगी, इसी शर्त के आधार पर शांति वार्ता की जाएगी कि इधर में एक बफर जोन होना चाहिए, यहाँ पर यूक्रेन का कोई भी सैनिक तैनात नहीं रहेगा रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर के पास में, तब जाके हम इस युद्ध को रोकेंगे। तो ये एक जो है लगा होगा। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो हमारे क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर्स अभी कम हैं हमारे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे थोड़ी उम्मीद तो हम भी रख सकते हैं कि आप सब्सक्राइब करें और फिर हमारा लेक्चर देखें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।